नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिट्स। किसकी बात करेंगे हम लोग? दैट इज आर्टिकल 32। प्लीज मेक अ टेबल। उससे पहले एक बहुत ही तड़कता फड़कता कोड याद कर लो। हाँ, मैंने क्या करियो, ठीक है? ऑलराइट, अब बताता हूँ मैं इससे हम लोग कैसे आर्टिकल 32 के रेट्स निकालेंगे। आर्टिकल 32 रेट्स। एच से क्या आएगा? हेबियस कॉर्पस। दिस इज आवर फर्स्ट हेबियस कॉर्पस। HABEAS BEOUS हेबियस या हेबियोस, एक बार नाम लिख लेना। हेबियस कॉर्पस मतलब टू ब्रिंग द बॉडी ऑफ। जब किसी को पेश करना होता है ना कोर्ट में, तो उसको बोलते हैं क्या? हेबियस कॉर्पस। HABEAS हेबियस कॉर्पस। पहले ठीक है, ओके। मैंने से क्या आएगा? मैंडेमस। मैंडेमस, ठीक है? मैंने से क्या आएगा? मैंडेमस। MANDAMUS मैंडेमस। बहुत बढ़िया। प्यार से क्या आएगा? प्रोहिबिशन। यूपीएससी के लिए अगर प्रिपरेशन करना है तो इसको भूल जाओ, प्रोहिबिशन, ठीक है? देन करियो। करियो से क्या आएगा? क्यू वारंटो। क्यू वारंटो। क्यू वारंटो। QUOWARRANTO। क्यू वारंटो। एंड छू। छू से क्या आएगा? सर्टियोरेरी। सर्टियोरेरी। CERTIORARI सर्टियोरेरी। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक? हेबियस कॉर्पस तो समझ लेते हैं। अभी बताता हूँ सबके बारे में। भी हम टेबल बनाएंगे, सारा समझ लेंगे, ठीक है? यहाँ तक ये क्लियर है कि क्या किसको डिपिक्ट कर रहा है? नाउ लेट्स मेक अ टेबल। एक टेबल बना लें। ओके, फर्स्टली लिखो इसका मीनिंग। फर्स्टली क्या लिखेंगे हम लोग? मीनिंग। हेबियस कॉर्पस का मीनिंग होता है टू हैव द बॉडी ऑफ। टू हैव द बॉडी ऑफ, ठीक है? एंड इट इज एप्लीकेबल टू पब्लिक, मतलब पब्लिक जो हमारा स्टेट होता है, एज वेल एज प्राइवेट। टू हैव द बॉडी ऑफ मतलब किसी को पेश करना होता है ना कोर्ट में, उसको बोलते हैं हेबियस कॉर्पस। टू हैव द बॉडी ऑफ, बॉडी फिजिकल बॉडी, ठीक है? ओके, नेक्स्ट आता है मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड। जब कोई कमांड करे और बोले आपको ये काम करना ही पड़ेगा, उसको बोलते हैं क्या? मैंडेमस। We command that you do your work. This is called as what? Mandamus. Then prohibition. Prohibition का मतलब होता है to forbid. Forbid, नहीं करना है। Prohibit मतलब करना, क्या होता है? नहीं करना। To forbid. Quo warranto. By what authority? क्यों वारंटो मतलब किसने आपको अथॉरिटी दी? When somebody from a higher department या जुडिशरी पूछे एडमिनिस्ट्रेशन को कि आपको किसने अथॉरिटी दी यही करना है, ठीक है ना? क्यों वारंटो मतलब हु गेव यू द अथॉरिटी? क्यों वारंटो। एंड सर्टियोरेरी का मतलब होता है सर्टिफाई। सर्टिफाई बाय मी, मतलब जब आप सर्टिफाई करो कि नहीं नहीं ऐसा ही होगा, लिख के दो सर्टिफाई। अंडरस्टूड मीनिंग?
ओके, नाउ लेट्स सी इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है. ये बेसिकली habeas corpus, it's applied for wrongful detention. wrongful detention, अगर किसी को जबरदस्ती पकड़ के प्रिजन में डाल दिया विदाउट एनी रीजन, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, wrongful detention. तो उस समय कोर्ट बोल सकता है ब्रिंग दी बॉडी अप, उस आदमी को लेके आओ सामने जिसने ये काम किया. ठीक है, कब लगाता है ये कोर्ट? ये जब कोर्ट को लगता है कि आपने wrongful detention किया. इन द कोर्ट माइट ऑर्डर द अथॉरिटीज कि ब्रिंग दी बॉडी अप, उस आदमी को लेके आओ, ब्रिंग दैट पर्सन टू द कोर्ट. wrongful detention. नेक्स्ट, मैंडेमस में अगर आप देखोगे, मैंडेमस इज ओनली अप्लाइड, ये ओनली पब्लिक बॉडीज पे लग सकता है. किस पे लग सकता है? पब्लिक बॉडी पे, या फिर पब्लिक कोऑपरेशन पे. पब्लिक कोऑपरेशन पे, या फिर इंफीरियर कोर्ट पे. इंफीरियर कोर्ट मतलब जैसे जो डीसी कोर्ट होता है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह होता है, इंफीरियर कोर्ट पे, या फिर ट्राइब्यूनल पे. ट्राइब्यूनल पे. अंडरस्टूड? समझो इस बात को. मैंडेमस मतलब कोर्ट कैन ओनली ऑर्डर, कैन ओनली कमांड दोज बॉडीज जिनका पब्लिक से लेना देना है. समझ में आया? दे कैन नॉट कमांड यू और मी. वो हमें नहीं बोल सकते कि तुम्हें आज सुबह से लेकर रात तक पढ़ना ही पड़े, तुम सो नहीं सकते. दे कैन नॉट से अस दैट. दे कैन ओनली कमांड whom? ओनली टू दी पब्लिक बॉडीज. कोई पीएससी होगा उसको बोलेगा, कोई इंफीरियर कोर्ट होगा उसको बोलेगा, कोई ट्राइब्यूनल होगा उसको बोलेगा, बट नॉट टू दी प्राइवेट बॉडी. क्लियर है? समझ में आया? ओके, पब्लिक बॉडी. ओके, प्रोहिबिशन. प्रोहिबिशन क्या होगा? इट इज इशूड टू लोअर कोर्ट. किसको इशू किया जाता है? टू लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल. ओनली जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल बॉडीज. ओनली किसको? इसको ओनली जुडिशियल बॉडीज को ही कर सकता है. सर लोअर कोर्ट, लोअर कोर्ट मतलब हाई कोर्ट भी. हाई कोर्ट आ सकता है, अगर सुप्रीम कोर्ट कर रहा है तो हाई कोर्ट भी आ सकता है. ठीक है, ओनली जुडिशियल बॉडी और क्वासी जुडिशियल बॉडी. क्वासी मतलब जो सेमी जुडिशियल फंक्शंस कर रहे हैं, मतलब क्वासी जुडिशियल बॉडीज. समझ में आया? इट इज नॉट फॉर एनी अदर पब्लिक बॉडी और एनी अदर प्राइवेट बॉडी. प्रोहिबिशन किसको करेगा? ये सुप्रीम कोर्ट करेगा टू दी लोअर कोर्ट, या फिर हाई कोर्ट करेगा टू दी, हाई कोर्ट के लिए दूसरा होता है, वो करेगा टू दी ट्रिब्यूनल और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट आता है अपना क्यू वारंटो. क्यू वारंटो क्या बोलता है? इफ अ पर्सन हैज इल्लीगली असर्व्ड, इफ अ पर्सन हैज illegally asserved permanent type का public office. If a person has illegally asserved, illegally occupied a permanent public office, समझ में आया? मतलब the person was not entitled. सपोज करो कि वो मेरिट से पास नहीं हुआ, फिर भी इफ अ पर्सन इज होल्डिंग एन ऑफिस, उस समय द कोर्ट कैन आस्क हु गेव यू द अथॉरिटी. कैसे बन गए थे? हाउ कम यू बिकेम द मेयर ऑफ दिस थिंग? यस और नो? इफ अ पर्सन हैज व्हाट? इल्लीगली असर्व्ड परमानेंट पब्लिक ऑफिस, देन द कोर्ट कैन आस्क हु गेव यू द अथॉरिटी. क्लियर है? ओके, एंड लास्टली we have certiorari, जिसमें basically judicial bodies and administrative bodies, इन दोनों पे ही लगता है, judicial and administrative bodies. और ये administrative bodies से कब से लगना शुरू हुआ? 1991 से. पहले बोले judicial था, administrative bodies में 1991 से लगना शुरू हुआ. समझ गया? यहाँ तक क्लियर है? नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी लिमिटेशंस. Limitations basically, this is not applicable. Habeas corpus is not applicable if
लिखो habeas corpus is not applicable if it is a lawful detention. अगर लॉ को पूरा फॉलो करके डिटेंशन किया हुआ है ना, तब it is not applicable. If it is what? A lawful detention. नेक्स्ट लिखो बाय कोर्ट. नेक्स्ट क्या लिखोगे? बाय कोर्ट. अगर कोर्ट दे, अगर कोर्ट ने ही बोला है तो फिर कोर्ट कैसे अपने आप को बोलेगा, राइट? अगर कोर्ट ने ऑर्डर दिया. सी लिखो फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और लेजिस्लेचर. फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और लेजिस्लेचर. And lastly, outside the jurisdiction of court. Outside the jurisdiction of court. Clear है? बहुत बढ़िया. यहाँ तक हमारा habeas corpus खत्म हो गया. कोई डाउट है क्या यहाँ तक? Outside the jurisdiction of court. और mandamus कहाँ applicable नहीं है? It is not applicable. तो लिखो to private bodies. Mandamus is not applicable to private bodies. फिर लिखो B point, discriminatory duty. For any discriminatory duty. या फिर पॉइंट सी लिखो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन. सपोज करो दो पर्सन्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है? तो वो कॉन्ट्रैक्ट अपवर्ड नहीं करा सकता कोर्ट. कोर्ट ये नहीं बोल सकती कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा ही करना पड़ेगा. कोर्ट कैन नेवर से दैट. ठीक है? कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन समझ में आया क्या बोला मैंने? कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन. फॉर एग्जाम्पल, इफ टू पार्टीज हैव साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट, they have signed a contract. This party says that I'll give you 10 lakhs. ठीक है? This party says I'll give you a house. अब सपोज करो पैसा तो दे दिया लेकिन घर नहीं दिया, तो कोर्ट कैन नॉट कमांड. इसको कमांड नहीं कर सकता है. आपको जुडिशियल एक नया तरीका यूज करना पड़ेगा, आपको केस करना पड़ेगा. बट कोर्ट कैन नॉट कमांड. ऐसे फंडामेंटल राइट्स आपके वायलेट नहीं हुए. अंडरस्टूड? रिट्स यूज नहीं कर पाएंगे. दे वोंट बी यूजिंग दी रिट्स. दूसरा मेथड हो. अंडरस्टूड? क्या बोला समझ में आया? दो लोगों ने अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, एक ने बोला कि मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा, उसके बदले में आप ये मेरे को घर देगा. सपोज करो पैसा तो दे दिया लेकिन घर नहीं मिला. ठीक है? तो अब ये बंदा जाके कोर्ट में नहीं बोल सकता कि मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हो गया. आप रेट अपहोल्ड करो. कौन सा रेट? मैंडेमस करो. उसको कमांड करो कि ये काम कर. कोर्ट वो नहीं कर सकता. कोर्ट ये बोलेगा कि ठीक है आपका कुछ ना कुछ सिविल केस हुआ है, आप एक सिविल केस करो. आप पूरा हायरार्की फॉलो करो. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा, फिर हाई कोर्ट में जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में आएगा. समझ रहे हो? डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जाके नहीं बोल सकते कि मेरा ये तो लॉस हो गया, प्लीज सेटल करो. पॉसिबल नहीं है. ठीक है? ओनली व्हेन अ फंडामेंटल राइट इज वायलेटेड तब मैंडेमस करेगा. एंड दैट टू ओनली फॉर अ पब्लिक बॉडी और अ पब्लिक कोऑपरेटिव, नॉट फॉर एनी प्राइवेट बॉडी. क्लियर है? ओके. तो लिखना है क्या क्या लिखा हमने? नॉट एप्लीकेबल टू प्राइवेट बॉडीज, डिस्क्रिमिनेटरी ड्यूटी, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन. पॉइंट नंबर डी लिखो नॉन स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशन. नॉन स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशन मतलब जिसके लिए कोई लॉ नहीं बना है. नॉन स्टैट्यूटरी. नॉन स्टैट्यूटरी मतलब जिसके लिए कोई लॉ ना हो. फॉर एग्जाम्पल NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन. ये क्या है? ये स्टैट्यूटरी बॉडी है. क्यों? क्योंकि इसके लिए लॉ है. प्रोहिबिशन ऑफ राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स. क्लियर है? लेकिन इफ देयर इज एनी अदर बॉडी ABC, इसके लिए कोई लॉ नहीं बनाया गया. गवर्नमेंट की बॉडी है लेकिन कोई लॉ नहीं बनाया गया. एंड दिस इज व्हाट? नॉन स्टैट्यूटरी.
समझ में आया? लॉ बनाना वो पड़ेगा तभी वो स्टैट्यूटरी बनेगा, लॉ नहीं बनाया तो वो स्टैट्यूटरी नहीं बनेगा। क्लियर है? ओके। एंड लास्टली लिखो प्रेसिडेंट कॉमा गवर्नर, प्रेसिडेंट कॉमा गवर्नर कॉमा द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। ये सब क्या हो गए? इनको कभी भी कोर्ट डायरेक्ट नहीं कर सकता है, कभी भी कमांड नहीं कर सकता है कि आप काम करो, ठीक है? दो दे आर व्हाट अ पब्लिक बॉडी, फिर भी द कोर्ट कैन नॉट कमांड द प्रेसिडेंट, द गवर्नर और द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट कि आपको ये काम करना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये सब क्या है? एरियाज है जहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। कौन सा? मैंडेमस। नाउ राइट डाउन अबाउट प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन के बारे में लिखते हैं, इट इज ऑपोजिट ऑफ मैंडेमस। लिखो, इट इज ऑपोजिट ऑफ मैंडेमस। मैंडेमस बोलता है वी कमांड, प्रोहिबिशन क्या बोलता है? टू फॉरबिड। इट इज ऑपोजिट ऑफ मैंडेमस एज इट सेज काम मत करो। क्या बोलता है ये? काम मत करो, प्रोहिबिट करता है। इट इज ऑपोजिट ऑफ मैंडेमस। लिखो, इट इज ओनली प्रिवेंटिव। इट इज ओनली प्रिवेंटिव। इट इज ओनली प्रिवेंटिव। क्लियर है यहां तक? ओके। फिर आता है क्यू वारंटो। क्यू वारंटो में क्या है? लिखो, अनलाइक द अदर फोर। अनलाइक द अदर फोर मतलब habeas corpus, mandamus, prohibition and certiorari. Unlike the other four, it can be sought by non-aggrieved party also. Sought by non-aggrieved party as well. मतलब क्या हुआ? कोई थर्ड पार्टी भी केस कर सकता है। समझ में आया? नॉन अग्रीव्ड पार्टी मतलब जिनके लिए केस था वो तो नहीं, but somebody from the outside is filing a case in the Supreme Court. Non-aggrieved party means somebody who is not involved directly in the case. अगर दो पार्टी A and B are involved in a case and there is C person जो कि बाहर है, then this C is filing a case in the Supreme Court for their clash. Understood? So this is what? A non-aggrieved party. A and B क्या है? Aggrieved party है. C क्या है? Non-aggrieved party. Clear है? Okay. फिर लिखो, it is not applicable to ministerial office. It is not applicable to ministerial office. ठीक है? And lastly, certiorari के लिए लिखो, either cancel your order or give it to me समझ में आया? मतलब कोर्ट क्या बोलेगा जुडिशियल को? या तो आप अपना ऑर्डर क्या करो? कैंसिल करो, या फिर यू ट्रांसफर इट टू मी। समझ में आया? तो इट इज बोथ प्रिवेंटिव एज वेल एज क्यूरेटिव। प्रिवेंटिव भी है और क्यूरेटिव भी है, क्योंकि ये क्या बोल रहा है? कैंसिल कर रहा है ऑर्डर को। समझ में आया? प्रिवेंटिव भी है एंड क्यूरेटिव भी है। CURATV समझ में आया मैम? ईदर कैंसिल योर ऑर्डर मतलब ये प्रिवेंट कर रहा है, एंड क्यूरेटिव है और गिव इट टू मी, मुझे दे दो। अंडरस्टूड यहां तक? बहुत बढ़िया। तो ये हमारे क्या हो गए? रिट्स खत्म हो गए। ठीक, तो राइट डाउन 1 or 2 पॉइंटर्स यहाँ पे इसके बारे में। पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड
the scope of writs. Parliament can extend the scope of writs under Article 32. Under Article 32, the scope of writs, 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 under Article 32, to any court, किसी भी कोर्ट को दे सकता है, समझ में आया? To any court. But presently, writs can only be issued by the Supreme Court and the High Court. By the Supreme Court and the High Court. Supreme Court के लिए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 32, क्लियर है? एंड हाई कोर्ट के लिए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 226. आर्टिकल 226 आया समझ में? ओके, नेक्स्ट राइट डाउन, नेक्स्ट स्टेटमेंट. हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स. हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स for persons slash authority, for persons slash authority only within its territorial jurisdiction, only within its territorial jurisdiction. मतलब अगर गुवाहाटी असम का केस है तो असम वाला ही हाईकोर्ट देखेगा, ठीक है? ओनली विद इन इट्स टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन एक्सेप्ट इफ कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस विद इन इट्स टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन. विद इन इट्स टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन. इस पॉइंट को समझो, क्या बोला है? जनरली हाई कोर्ट कैन ओनली इशू रिट्स फॉर इट्स टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन. क्या बोला है? अगर आसाम का हाई कोर्ट है तो आसाम का हाई कोर्ट खाली आसाम के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन को फॉलो करेगा. लेकिन इफ सपोज करो जो इशू है वो आसाम में हुआ है, but then the body or the person has shifted to another state. समझ गए? to another state, suppose करो महाराष्ट्र या फिर गुजरात चला गया. in that matter the High Court of the Assam will be able to hear the case. जब cause of action कहाँ था? आसाम में था, लेकिन फिर वो body या person क्या हो गए? बाहर शिफ्ट हो गए. in that situation, in that circumstance, the High Court of the Assam will be able to hear the cases, clear है? and apply the writs. आया समझ में? ओके, फिर लिखो आर्टिकल 32 इज मैंडेटरी. इट इज मैंडेटरी मतलब करना ही पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को. अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो आप सीधा क्या कर सकते हो? सुप्रीम कोर्ट पे जा सकते हो. एंड इट इज मैंडेटरी, उनको सुनना पड़ेगा. Whereas Article 226 is discretionary. Discretion मतलब हाई कोर्ट चाहेगा तो करेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं करेगा. अंडरस्टूड? डिस्क्रिशनरी. प्लस लिखो, प्लस आर्टिकल 226 इज वाइडर. आर्टिकल 226 क्या है? वाइडर है. वाइडर कैसे बताता हूं. इट कैन इशू रिट्स फॉर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, वो तो कर ही सकता है. प्लस एनी लीगल लॉ का भी अगर कोई वायलेशन हो रहा है उसके लिए भी वो रिट्स इशू कर सकता है. इसीलिए द स्कोप ऑफ हाई कोर्ट इज व्हाट? वाइडर. वेयर एज आर्टिकल 32 में ओनली व्हेन फंडामेंटल राइट्स वायलेट होंगे तब वो रिट इशू कर सकता है.
समझ में आया? That is the major difference between 226 and 32. 32 में the Supreme Court can issue writs only when fundamental rights are violated, whereas 226 में High Court can issue writs when it is fundamental rights as well as any legal law जो violate हुआ है. Clear है? बहुत बढ़िया. तो यहाँ पे हमारे क्या हुए? रेट्स खत्म हुए. अच्छे से हो गया पूरा? ओके. तो एज वी हैव डिस्कस्ड और फंडामेंटल राइट्स 32 तक डिस्कस कर लिया था हमने. आर्टिकल 33, आर्टिकल 34 एंड आर्टिकल 35. These are few of the fundamental rights which are still left. आर्टिकल 33 किससे डील करता है? It deals with the armed forces or the police. ठीक है? Which of the fundamental rights are applicable to them and which are not. Then Article 34 talks about martial law. Martial law. And martial law के time पे what happens to the fundamental rights? Whether are they still alive or whether they are neglected. Clear? And then we have Article 35 which says that for bringing into effect certain fundamental rights, you need what? You need a law to be passed. For bringing into effect certain fundamental rights, you need a law. Alright. And then lastly we have fundamental rights outside part 3. Very important from exam point of view. Fundamental rights outside part 3, these are 3 fundamental rights. कौन से? Article 265, which is part 12. ठीक है? Which talks about what? कि there cannot be collection of taxes without the authorities' cognizance. Okay, and then we have Article 300A, which is under part 30 DB 12 के अंदर है, which talks about that every person has a right to protect his or her property. ठीक है? Right to property वाला चीज़ है, which was earlier a fundamental right, now it is a legal right. And then lastly Article 301 part 13, which talks about what? Trade and commerce. Trade and commerce. It talks about trade and commerce across India. Clear? These are the fundamental rights outside part 3 and these are the fundamental rights which we have not covered. 33, 34 and 35. तो इनको एक बार क्या करोगे आप? पढ़ लो. लक्ष्मीकांत से just do give it a read for your understanding. Now let's move on to another important topic.